जय हिंद दोस्तों। मूल अधिकार क्या होते हैं, इनको बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, किस आर्टिकल में रखे हैं, हर एक आर्टिकल को डिटेल विश्लेषण करेंगे। हर एक आर्टिकल का आप बिल्कुल 100% मौलिक अधिकारों को सीख पाएंगे। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा और इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो के लास्ट तक जाइए, क्योंकि लास्ट में एक इम्पोर्टेंट टेस्ट या समझ लें उस सब का रिवीजन होगा। तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकार। उसको देखने के पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो जीवन जीने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए, मानव की अभिवृद्धि के लिए सहायक होते हैं। मूल अधिकारों का नाम मूल अधिकार क्यों रखा गया? मूल अधिकारों का नाम मूल अधिकार इसलिए रखा गया क्योंकि ये जीवन की सुरक्षा और गारंटी प्रदान करते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायालय करता है। अब आगे देखते हैं कि कौन सी कमेटी बनाई गई। तो जैसा कि आपको पता होगा, संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो कैबिनेट मिशन ने एक सुझाव दिया था कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हितों के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। तो उनकी सिफारिशों पर एक कमेटी का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया जाता है। फिर एक उप समिति भी बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी। तो मौलिक अधिकारों के लिए जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इन दोनों कमेटी और जो समिति है और उप समिति है, इन दोनों के आधार पर मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में रखा गया है। अब ये जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार यानी जो भाग 3 है, इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अमेरिका का जो संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार है, तो उसमें क्या होता है कि उधर कोई भी अपने मौलिक अधिकारों को अपनी स्वेच्छा से त्याग सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। संख्या 6 है। आइए जानते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार है। तो नंबर फर्स्ट, समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से 18 में आता है, समानता का अधिकार। नंबर सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार। यह आता है अनुच्छेद 19 से 22 में। नंबर थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आता है अनुच्छेद 23 और 24 में। नंबर फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आता है 25 से 28 में। नंबर फिफ्थ, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ये आता है आर्टिकल 29 और 30 में। अब उसके बाद लास्ट नंबर 6, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 मौलिक अधिकारों की संख्या है। नंबर फर्स्ट, समानता का अधिकार। नंबर सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और नंबर फिफ्थ, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। और नंबर 6 ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था, लेकिन वर्तमान में उसको हटा दिया गया है और उसको रख दिया गया है अनुच्छेद 300 का में। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार की किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए अनुच्छेद 12, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। एक एक का आर्टिकल गारंटी देता हूं आप सीख जाएंगे। तो आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अब राज्य क्या होता है, तो आइए देखते हैं। राज्य का मतलब इधर किसी स्टेट से नहीं है। राज्य का मतलब है संघीय सरकार से भी हो सकता है, राज्य सरकार से भी हो सकता है, या फिर स्थानीय शासन से भी हो सकता है, या फिर कोई अथॉरिटी हो सकती है। अथॉरिटी कोई भी हो सकती है। यानी राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब होता है एक ऐसी अथॉरिटी जो
जिनके पास अपने काम करने वाले कामगार हों, उनको वेतन देते हों और उन पर प्रशासन करते हों, वो सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अभी आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण यदि वह असंगत हो। क्या कहता है? मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण यदि वह असंगत हो। अब इसका मतलब क्या है? तो पहले तो मतलब जानिए। तो अल्पीकरण यानी कम करना, अल्प कर देना। तो मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण कब किया जाएगा? जब वह असंगत हो। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे आप सोचेंगे आपको तो स्वतंत्रता है, कहीं पे भी जाने की, बस जाने की स्वतंत्रता है, तो आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी दूसरे के घर में और घुस जाते हैं। अब कहेंगे हम तो यहीं पर रहेंगे, हम तो स्वतंत्र है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो ऐसा नहीं है। अब आपके लिए तो आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन सामने वाले के लिए तो वो असंगत हो क्या ना, तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। तो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण किया जाएगा यदि वह असंगत होंगे। जैसे 3 तलाक में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, उसको संविधान में उस समय वही बना दिया गया था, तो उनका वो मौलिक अधिकार हो गया था। तो मुसलमान तलाक 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 करके तलाक दे देते थे। उसमें क्या होता था, जो महिला है उसकी जिंदगी, लाइफ खराब होती थी। तो एक महिला ने जब केस किया सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको आर्टिकल 13 के तरह ही देखा कि उस महिला के लिए तो आपका मौलिक अधिकार असंगत है, इस वजह से उसको हटा दिया गया। समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान रूप से संरक्षण। इसका मतलब समझते हैं। विधि के समक्ष समता यानी इधर इक्वलिटी का ये आर्टिकल है। विधि के समक्ष समता, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, कैसा भी हो, विधि के समक्ष समता है। अब ये जो कथन है ये नकारात्मक कथन है। जाने कैसे नकारात्मक कथन है? विधि के समक्ष समता, अब कानून सबके लिए इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए सहारा प्रमुख जैसे जो है, उन पर गवर्नमेंट 100 करोड़ का हर्जाना वसूलने के लिए 100 करोड़ रुपए उनसे मांगती है। अब दूसरे तरफ एक गरीब किसान है, उसे भी अगर यही कहा जाए कि आपको 100 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, तो क्या वह दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसी वजह से ये विधि के समक्ष जो समता है, तो वो उधर एक नकारात्मक सेंस उत्पन्न होता है। विधि के समक्ष समता। अब इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदला गया? तो विधि के समक्ष जो समता है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। अब अमेरिका के संविधान से दूसरा वर्ड लिया गया, विधियों का समान रूप से संरक्षण। अब विधियों का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा, और संरक्षण की इसको सकारात्मक बोला गया। यानी जो गरीब तबका है, जिसके पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं है, तो उनके लिए उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको भी एक पक्ष में लाया जाएगा। तो ये है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान रूप से संरक्षण। विधियों का समान रूप से संरक्षण, जैसे कोई मेल है, कोई फीमेल है, तो जो मेल पे लागू होता है वो फीमेल पे लागू हो। अब जैसे ऐसा तो नहीं है, अभी तक किसी महिला को फांसी नहीं दी गई। अभी हाँ चर्चा में विषय था, लेकिन अभी फांसी नहीं हुई है। तो दोनों के लिए कानून इक्वल है, लेकिन कंडीशन है कि अलग अलग कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो जो दूसरा वर्ड है विधियों का समान रूप से संरक्षण, ये सकारात्मक कथन है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 चीजें हैं, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान। इसके आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर करेंगे तो अपराध की श्रेणी में आएंगे, और मौलिक अधिकार है तो ये तो सबके लिए है ही। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे भेदभाव तो किसी के साथ नहीं होगा। जैसे एक आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो आप एक महिला बोगी में चढ़ जाते हैं। अब 2 कांस्टेबल आएंगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे कि ये तो फीमेल का डिब्बा है। तो उधर आप ये नहीं कह सकते हैं कि इधर तो धर्म, जाति, लिंग सबके लिए इक्वालिटी है, अब ये हमें को इक्वालिटी क्यों नहीं दी जा रही है? तो महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान भी है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये सकारात्मक रहेगा।
अब आर्टिकल 15 हो गया, ये आर्टिकल 16 की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। अब इसमें भी वही आपको देखने को मिलेगा, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में अफसर की इस समानता दी जाएगी। अब अफसर की समानता कैसे, आप कहेंगे रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन वो है जो गरीब तबका है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है कि उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो यह लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जो छुआछूत का अंत, छुआछूत अधिनियम जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के तहत इसको जुर्म माना गया है अगर आप किसी के साथ अस्पृश्यता, छुआछूत ऐसा कुछ करते हैं। तो आर्टिकल 17 था अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। अब उपाधियां कौन सी उपाधियां, राजाशाही उपाधि, जैसे पहले होता था ना, वो राजा इधर के हो गए, ये वो, तो ये जितनी उपाधियां हैं, तो इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 के तहत। अब जैसे फिर भारत रत्न, पद्म भूषण, इनको या तो उपाधियां मान लीजिए या फिर गवर्नमेंट ने इनको उपाधियां नहीं, इनको पुरस्कार माना है। और सैनिक उपाधि और ये भारत रत्न वगैरह, ये सब किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं, या 18 के तहत ही दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण यदि वह असंगत है। अब उसके बाद अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान रूप से संरक्षण। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में है। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, आइए जानते हैं। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। नंबर फर्स्ट, इसमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें हो सकता है बोलने की स्वतंत्रता, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं, तो बोलने की स्वतंत्रता। नंबर सेकंड है मौन रहने की, मुझे नहीं बोलना है किसी से, मैं मौन रहूंगा, तो मेरी स्वतंत्रता है। ऐसे है प्रेस की स्वतंत्रता, तो या और भी है झंडा फहराने की स्वतंत्रता। तो कई टाइप की स्वतंत्रता है, वो सभी स्वतंत्रताएं किसमें आएंगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप समझ गए हैं। अब जैसे आप सोच रहे हो कि आप बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप बोल रहे हैं, अब दूसरे के लिए अगर असंगत हो जाएगा या आप देश के खिलाफ बोलेंगे तो फिर आपके जो मौलिक अधिकार 19(1) है उसका हनन कर लिया जाएगा। अब वो कौन सा आर्टिकल है, वो 19(2) है। तो 19 फर्स्ट का क्या है, 19 फर्स्ट का है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और कुछ गलत बोलते हैं तो 19(2) के जरिए वो हटाया जाएगा। अब देखते हैं 19 का। अभी सबसे पहले जैसे आपने बोल लिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब बोला कहाँ है, कहीं सभा में बोला होगा ना। तो 19 के खा में क्या है, इसमें है सभा करने की स्वतंत्रता। अब सभा करने की स्वतंत्रता ऐसे है कि निरायुध बिना हथियारों के सभा अगर करेंगे तो फिर वो 19 का नेक्स्ट आर्टिकल आ जाएगा, जिसके तहत वो आपका हनन मौलिक अधिकार का होगा। तो 19 के खा में क्या है, 19 के खा में है सभा करने की स्वतंत्रता। एक एक करके बिल्कुल अच्छे से समझिए। पहले में क्या था, बोलने की स्वतंत्रता, आपने बोला, अब बोलने के बाद आपने क्या किया, बोला कहाँ, सभा में। अब सभा करके ज्यादा सभा करेंगे तो क्या करेंगे, एक संगठन बना लेंगे। तो 19 के गा में क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
इधर क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। पहले आपने बोला, बोल के सभा की, वो सभा करने के पश्चात अब क्या किया, संगठन बना लिया। अब वो संगठन, अब जैसे एक आपने छोटे से जगह पे संगठन बनाया, अब वो संगठन प्रचार प्रसार के लिए क्या करेगा, बाहर घूमेगा। तो नेक्स्ट में क्या है, आवागमन की स्वतंत्रता। आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आवागमन की स्वतंत्रता। उसके बाद अब आप कहीं पे गए, कहीं चीज आपको कोई अच्छी लग गई, तो नेक्स्ट आर्टिकल में अब क्या होगा, नेक्स्ट आर्टिकल में होगा उस जगह बस जाने की स्वतंत्रता। और बस गए हैं, अब बस गए हैं तो जीवन की आवृत्ति कैसे चलेगी, तो उसके लिए आप व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं एक बार फिर से सुनिए। तो पहला कौन सा, पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। सेकंड क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता। और थर्ड क्या है, सभा करेंगे तो क्या करेंगे, संगठन बनाएंगे, और संगठन बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, संगठन बना के और घूमेंगे, घूमेंगे यानी आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन करेंगे, वहां रहेंगे, तो फिर वहां रुकेंगे, तो फिर उधर बस जाएंगे, तो कहीं पे बस जाने की स्वतंत्रता भी है। जब बस गए हैं तो उधर ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, व्यापार भी करेंगे। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी आर्टिकल 19 के तहत। अब ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पे भी आप सोच रहे हैं कि कहीं पे भी बस जाएं, तो ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी है, नॉर्मली एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के लिए असंगत होता है, तो फिर उसके मौलिक अधिकार हनन कर लिए जाते हैं। समझ रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरे के लिए असंगत हो। अगर असंगत होगा तो फिर वो आपका मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 की तरह। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसका मतलब क्या होता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 20 में 3 प्रकार से बताया गया है। तो इसमें 20 का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अपराध के समय का कानून लागू होगा। वो क्या कहता है कि अपराध के समय का कानून लागू होगा। और 20 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, वो कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। इसका जैसे पहले ही का मतलब समझ लेते हैं पहले, कि अपराध के समय का कानून लागू होगा। जैसे कानून था चोरी करने पर 2 साल की सजा होगी। अब कोई व्यक्ति चोरी करता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब जब उस पर कार्रवाई होती है तो न्यायालय में जैसे वो पहुंचता है, उस समय कानून बदल चुका होता है। अब हो जाएगा कि चोरी करने पे 5 साल की सजा होगी। तो वर्तमान का कानून उस पर लागू नहीं होगा। उस पर कानून कब का लागू होगा, जब उसने अपराध किया था। तो अपराध के समय का कानून लागू होगा। यह है आर्टिकल 20 के फर्स्ट में। आर्टिकल 20 के सेकंड में क्या है, एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, इसका मतलब यह है, जैसे कोई था व्यक्ति, चोरी की उसने, और दरोगा जी ने उसको पकड़ लिया, उसको सजा हो गई, बाहर आया, फिर से वो था रोड पे खड़ा था, उनने देख लिया यार ये इसने तो चोरी की थी, वो आएंगे चल इधर आ, अब उसको फिर से जेल में डाल देंगे कि तुमने तो चोरी की थी। तो ऐसा नहीं है, एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। यह है 20 का सेकंड। अब 20 के थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में ये लिखा है कि जो व्यक्ति अपराधी है उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो अपराधी के लिए स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता है, आर्टिकल 20 के थर्ड में लिखा है। समझ चुके होंगे आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब देखते हैं आर्टिकल 21। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसमें है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब इसका मतलब समझ लीजिए, ये दैहिक का मतलब क्या है, प्राण का मतलब क्या है। तो प्राण का मतलब है जीवन से यानी लाइफ की स्वतंत्रता है, और दैहिक का मतलब है व्यक्तिगत यानी पर्सनल। अब इसमें व्यक्तिगत जो है, सबसे पहले लाइफ को जान लेते हैं। प्राण की स्वतंत्रता, जो प्राण की स्वतंत्रता है वो क्या है, तो इसमें क्या है, पर्यावरण, आत्महत्या और स्वास्थ्य
और जो व्यक्तिगत है उसमें क्या है, व्यक्तिगत में एक तो हो गया निजता, जिसको कहते हैं प्राइवेसी, व्यभिचारी और एकांत। तो मतलब समझते हैं अब, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। तो आर्टिकल 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, तो प्राण यानी लाइफ, लाइफ यानी जीवन, अब जीवन पर्यावरण, तो हर एक व्यक्ति के लिए पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, ये उसका मौलिक अधिकार है। आत्महत्या, तो इधर आत्महत्या का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता है, उसके जीवन का अधिकार है, जीवन खत्म करने का अधिकार उसके पास नहीं है, उसको जीवन जीने का अधिकार है, जीवन खत्म करने का अधिकार उसके पास नहीं है। यह है सेकंड। अब स्वास्थ्य, हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट कदम उठाएगी, ये उसका मौलिक अधिकार है। अब देखते हैं दैहिक। दैहिक का मतलब होता है पर्सनल, पर्सनल यानी व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत क्या है, निजता, निजता यानी प्राइवेसी, निजता का अधिकार। तो प्राइवेसी का अधिकार है, आप अपनी प्राइवेसी के लिए आप, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपकी अपनी प्राइवेसी रखना, उसके साथ कोई भी गवर्नमेंट या व्यक्ति छेड़खानी नहीं कर सकता है। व्यभिचारी, एडल्टरी है ये। और एकांत, आप एकांत रहना चाहते हैं तो ये आपका मौलिक अधिकार है। तो ये है आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब देखते हैं आर्टिकल 22 को। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया जाएगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया जाएगा। तो वो कौन कौन सी दशाएं होंगी? तो सुनिए, 22 है उसका फर्स्ट पार्ट, 22 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? वो कहता है कि अगर किसी ने आपको अरेस्ट किया है, तो पुलिस ने अगर आपको अरेस्ट किया है तो आप उससे ये पूछने का आपके पास अधिकार है, तो ये तो बताइए कि हमें क्यों अरेस्ट किया गया है, यानी कारण जानने का अधिकार। और मनचाहा वकील रखने का अधिकार, ये क्या है? 22 के फर्स्ट में है, कारण जानने का अधिकार और वकील रखने का अधिकार। 22 का सेकंड क्या कहता है? 22 का सेकंड कहता है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको ये अधिकार है, आप उससे कहो कि 24 घंटे के भीतर आपको वह न्यायालय में प्रस्तुत करे। बस इसमें जो आवागमन का समय है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 21 कारण जानने का अधिकार और वकील मनचाहा रखने का अधिकार। 22 का सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है कि 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत होना चाहिए। ये हो गया 22। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 और 24 ये दोनों शोषण के विरुद्ध है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब देखते हैं कि सबसे पहले आर्टिकल 23 में क्या लिखा है। आर्टिकल 23 में लिखा है मानव दुर्व्यापार, बेगारी और बलात् श्रम पर रोक। तो मानव दुर्व्यापार का मतलब तो समझ चुके होंगे कि मानव का व्यापार, बच्चा महिला इनका व्यापार, खरीद फरोख्त पे रोक लगी है। कोई करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। तो मानव दुर्व्यापार। अब देखते हैं बलात् श्रम। तो बलात् श्रम क्या होता है? बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती और श्रम का मतलब तो श्रम होता है। तो जबरदस्ती अगर आप किसी से श्रम करवाते हैं तो वो बलात् श्रम कहलाता है। तो किसी के साथ जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता है। अब उसके बाद बेगारी। बेगारी का मतलब क्या होता है? जैसे बेरोजगारी, पता है आपको, रोजगार नहीं वो बेरोजगार है। अब बेगारी, तो जैसे पगार होता है, पगार, बेगारी, तो इसमें बिना पगार के। बेगारी क्या होता है? बिना पगार के, मतलब आपसे काम तो लिया जा रहा है लेकिन आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको बेगारी कहते हैं। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है बलात्श्रम, बेगारी और मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध है। अब उसके बाद आर्टिकल 24। तो 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं, 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको हैवी वर्क, कारखानों, खानों जो मिलें होती हैं उनमें काम करने से प्रतिषेध है कि उधर वो काम नहीं करेंगे। ये कहता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 से 28 तक, इसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। अब ये मूल अधिकार क्या कहता है, आइए जानते हैं। तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की, मनाने की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता,
अपने धर्म को मनाने की, मानने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 25 है। अंतःकरण का मतलब है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं। अब धर्म चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सरकार या कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि आप अपने धर्म को चेंज करें। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। तो ये था आर्टिकल 25। अब जानते हैं आर्टिकल 26 को। तो आर्टिकल 26 है धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब जैसे नवदुर्गा आती है, पंडाल लगाते हैं, या और कुछ भी है, तो ये सब जैसे जो चलता है, तो वो क्या है, धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 27, तो अनुच्छेद 27 क्या कहता है, आइए जानते हैं आर्टिकल 27 को। आर्टिकल 27 कहता है कि जो धार्मिक कार्य है उस पर कोई भी टैक्स, धार्मिक कार्यों पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों पर, धार्मिक कार्य से रिलेटेड जो भी पैसा है उस पर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लेगा। तो ये है आर्टिकल 27। और 28 को बिल्कुल ध्यान से समझिए। आर्टिकल 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है कि जो कोई सरकारी स्कूल है या कोई भी शिक्षण संस्थान है, तो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। वो कुछ में, ध्यान से सुनिएगा, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यह है 28। अब इधर कुछ क्या है, तो सभी में नहीं दी जा सकती है। जो कंप्लीटली राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं, वो उन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। हाँ, जो मान्यता प्राप्त है और अनुदान लेते हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन उसमें भी अगर बच्चा वयस्क है तो उसको पूछकर, या अल्प वयस्क है तो उसके माता पिता से पूछकर, अगर वो चाहे तो बच्चे को धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। समझ रहे होंगे। अब आर्टिकल 29, अब ये जो है, इसमें अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, तो जानते हैं कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। अल्पसंख्यक, इनका मतलब क्या होता है, अल्पसंख्या, जो संख्या में अल्प है, जो संख्या में कम है, वो अल्पसंख्यक होते हैं। आप जैसे मान लीजिए रानीपुर में हिंदुओं की संख्या 10% हो, या और कहीं एक कोई ए नाम का शहर है, उधर हिंदुओं की संख्या 10% हो और मुसलमानों की संख्या 90% हो, तो उधर हिंदू क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। या कोई बी नाम का शहर है, उसमें 10% ईसाई है और 10% मुस्लिम है और 80% उसमें हिंदू है, तो इसमें जो ईसाई है और जो मुस्लिम है वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आएंगे। तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है संख्या में जो कम है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 को जानते हैं। अब आर्टिकल 30 क्या कहता है, जो अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, वो अपने शिक्षण संस्थान स्वयं खोल सकते हैं। समझ रहे हैं। अब जैसे कोई शहर ऐसा है जिसमें अल्पसंख्यक कोई भी जैसे माइनॉरिटी है, संख्या में कम है, तो अब जो सामने वाला मेजॉरिटी है वो उस पर दबाव बनाता है, उसको शिक्षण संस्थान नहीं खोलने देता है, या उससे कहता है कि तुम माइनॉरिटी में क्यों हो, तुम भी मेजॉरिटी में आ जाओ। तो ऐसा कुछ वो करता है, तो फिर उन पे तो दबाव बनाया जा रहा है। तो संविधान कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, और केवल इतना ही नहीं, उन पर वह प्रशासन भी कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। ये था आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, अब वह एक कानूनी अधिकार है। अब प्रॉब्लम क्यों हुई, अब तो जानिए प्रॉब्लम क्यों होती है ये। अब जैसे कोई रोड बनाया जा रहा है या रेल की पटरी बिछाई जा रही है, लंबा 100 किलोमीटर से बिछाते हुए चले आ रहे थे, सामने किसी का खेत आ गया, अब वो कह रहा है हम नहीं देंगे, हमारी संपत्ति, तो मौलिक अधिकार है, आप इधर से मोड़िए फिर ले जाइए। तो इतने में तो फिर क्या होगा, तो फिर गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया और
ये जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में लगाया गया और उसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। तो समझ पा रहे होंगे। अब उसके बाद आते हैं आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है या इसको संविधान का हृदय भी कह सकते हैं। तो संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। और क्वेश्चन ऐसा भी बन जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो उन्होंने प्रस्तावना को कहा है। दोनों में अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है? इसमें रिट आती है। रिट इंग्लिश हिंदी दोनों में इसको रिट ही बोलते हैं। अब ये जो रिट है 5 प्रकार से लाई जा सकती है। इनका यूज किसके लिए किया जाता है? ये जितने भी मौलिक अधिकार है उन सबका को संरक्षण प्रदान करता है। यदि आपको कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का यूज करके और हाई कोर्ट में 226 का यूज करके आप जा सकते हैं। 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 रिट का यूज करना है। रिट का यूज करना है तो 226 आर्टिकल किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए। अब देखते हैं 5 प्रकार की रिटें होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परिमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो जानते हैं जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है सबसे पहले वो क्या होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर न्यायालय में प्रस्तुतिकरण। न्यायालय कहता है कि जिस व्यक्ति को आपने बंधक बनाया है उसको सशरीर 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए। ये पुलिस अधिकारी को वह कहता है जिसने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? सशरीर न्यायालय में प्रस्तुतिकरण। न्यायालय ये व्यक्ति रिट का यूज करता है, न्यायालय जारी करता है और किसके खिलाफ जारी करता है? उस पुलिस अधिकारी या पुलिस के खिलाफ जिसने उस व्यक्ति को बंदी बनाया हो। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट परमादेश। परमादेश इसका मतलब होता है परम आदेश। परम आदेश यानी परम सुप्रीम कोर्ट का आदेश यानी परम आदेश। यह किसके खिलाफ होती है? तो परम आदेश ये गवर्नमेंट नौकर कोई भी सरकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ लाई जा सकती है। एक एग्जाम्पल से समझिए परम आदेश कैसे लाई जा सकती है। अब जैसे कोई गवर्नमेंट जैसे एक सरकारी स्कूल का टीचर है या कोई एसडीएम है, वो अपने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है, मौज कर रहा है, तो ऐसे में फिर क्या होगा? आप रिट का यूज करके कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट फिर परमादेश का यूज करके कोर्ट पूछेगा कि आप अपने अधिकार का यूज सही ढंग से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये परमादेश है। परमादेश किसके खिलाफ लाई जाती है? सरकारी कोई भी कर्मचारी हो सकता है। अब परमादेश के बाद नेक्स्ट देखते हैं अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा इसका मतलब होता है किस अधिकार से। एक वर्ड नोट कर लेना। अधिकार प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? किस अधिकार से। अब ये भी गवर्नमेंट नौकर सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई जाती है। अब जैसे कोई एसडीएम है, अब वो कुछ ही टाइम के लिए आता है, उसने एक व्यक्ति को रख लिया है तो उसको मतलब उस व्यक्ति को कुछ रुपए देता है और अपनी कहता है कि आओ मेरी चेयर पे बैठो तुम, और वो मतलब कुछ और करता है और काम दूसरा व्यक्ति देख रहा है। तो जब काम दूसरा व्यक्ति देख रहा है आप रिट का यूज कर सकते हैं। तो फिर उधर अधिकार प्रेक्षा यानी वो जो न्यायालय है वो पूछेगा कि किस अधिकार से आपने अपनी कुर्सी पे दूसरे को आसीन किया है, आप अपना कार्य खुद स्वयं क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये है अधिकार प्रेक्षा। अब उसके बाद देखते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ होता है मांग लेना। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? मांग लेना। अब क्या होता है? जैसे इसमें अब ये न्यायालयों की बात है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है अब या हाई कोर्ट है, तो नीचे वाले न्यायालय के लिए सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट है, तो निचली अदालत की जिला न्यायालय के लिए। अब कोई जिला न्यायालय का ऐसा मामला था जैसे कोई न्यायाधीश उसने घूस ले ली और एक जो
एक केस था वो पेंडिंग ही डला है, उस पे कोई कार्यवाही ही नहीं हो रही है, तो फिर अब अपील की गई है हाई कोर्ट में, तो फिर हाई कोर्ट उस न्यायालय से क्या करेगा, उत्प्रेषण रिट का यूज करेगा और उससे कहेगा, मांग लेगा कि ये तुम्हारे क्षेत्र से अब हम यूज करेंगे इसका, तुम इस केस में कार्य नहीं कर रहे हो। तो उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, मांग लेना। लास्ट प्रतिषेध, तो प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, मना करना। अब ये भी दो न्यायालयों के लिए ही लाई जाती है, जैसे एक उत्तर प्रदेश का न्यायालय है, एक मध्य प्रदेश का न्यायालय है। अब दोनों के बीच में किसी बात पे कोई विषय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में आता है, जबलपुर हाई कोर्ट कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में आता है, तो अब बीच में कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा और वो प्रतिषेध रिट का यूज करेगा और जिसके क्षेत्र में होगा, जो बीच में टांग अड़ा रहा होगा, जो बीच में टांग अड़ा रहा था, उससे प्रतिषेध रिट का यूज किया जाएगा, उससे मना कर देगा कि आपका क्षेत्र का ये बात नहीं है, आप इस पे दखलंदाजी ना दीजिए। तो 5 प्रकार की ये रिटें थी। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना, परमादेश यानी परमादेश, और उसके बाद अधिकार परीक्षा यानी किस अधिकार से, और उसके बाद उत्प्रेषण यानी मांग लेना, और प्रतिषेध यानी मना करना।